नमस्कार। आज फिर से इस देश में ये चर्चा जोरों शोरों से चल रही है कि हमारा देश श्रीलंका जैसी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, क्योंकि हमारे देश में हर जरूरतमंद चीज की दाम बढ़ गई है, चाहे वो तेल हो, चावल हो और या फिर वो पेट्रोल का दाम हो। तो इस सवाल का सीधा सीधा जवाब अगर पूछा जाए बिल्कुल ईमानदारी से कि क्या हम सच में श्रीलंका जैसी इकोनॉमिक क्राइसिस में आकर फंस गए हैं, इसका सीधा और ईमानदार जवाब है ना। आज के डेट में हम वैसी स्थिति में नहीं है जैसा कि श्रीलंका है। इसके लिए जब वापस ये सवाल खड़ा किया जाए कि किस कॉन्फिडेंस पे मैं ये कह सकता हूं कि नहीं, हम श्रीलंका जैसी इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं है, तो देखिए, जहां हमारे यहाँ आज के डेट में इन्फ्लेशन का रेट 7% है, बिल्कुल आज अभी इस वक्त, वहीं श्रीलंका में इन्फ्लेशन का रेट 54.5% है। हमारा वॉकिंग इन्फ्लेशन है, वहां पे गैलोपिंग इन्फ्लेशन है। आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, वॉकिंग इन्फ्लेशन से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अगर इसी इन्फ्लेशन की हम बात करें तो अमेरिका में आज के डेट में इन्फ्लेशन का रेट है 8.6%, जो कि इंडिया से 1.6 ज्यादा है। तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि यूएसए जो है वो श्रीलंका जैसी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है? देखिए, जब इसी चीज को किसी और से आप पूछेंगे तो वो ज्ञान की बात करता हुआ कहेगा कि नहीं, श्रीलंका और यूएसए को कंपेयर करना ठीक नहीं है। तो क्या श्रीलंका और इंडिया को कंपेयर करना सही है इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे? अगर हम देखें तो श्रीलंका का आज के डेट में फॉरेक्स रिजर्व $25 मिलियन है बस, और उसने ऑलरेडी अपने फॉरेन डेब्ट्स जो थे उनके ऊपर डिफॉल्ट कर दिया है। उसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत खराब हो चुकी है। कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई वहां पे नहीं आ रही है। कोई भी श्रीलंका में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। इंडिया की अगर हम बात करें तो पिछले 6 महीनों में हमने अपने फॉरेक्स रिजर्व से $25 मिलियन खर्च किए हैं। बावजूद इसके आज के डेट में हमारे पास $597 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, और हमारे जो एक्सटर्नल डेट्स हैं, जो लायबिलिटीज है, उससे बहुत ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास बचा हुआ है। अगर पेट्रोल के प्राइस के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में औसतन पर लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए है। श्रीलंका में लोग हमें घुमाकर बोलते हैं कि 393 श्रीलंकन रुपीस है। उसको इंडियन में कन्वर्ट कीजिए, 85 इंडियन रुपीस पर लीटर पेट्रोल श्रीलंका में प्राइस है। तो क्या इंडिया का हालत श्रीलंका से बहुत खराब है आज के डेट में? भाई, वहां तो पेट्रोल ही नहीं है श्रीलंका में। हमारे पास तो ऐसी कोई कमी नहीं है। यहीं चाइना की अगर आप बात करें तो वहां पे पर लीटर पेट्रोल का प्राइस 115 रुपए है। तो क्या चाइना का कंडीशन श्रीलंका से भी खराब है? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम पूरे विश्व की भी बात कर लेना तो पूरे विश्व का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है 2.5%, और इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है 7.5%। ये बात आज के डेट में हर कोई मानने को तैयार है कि इंडिया एज ऑफ नाउ इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत सारी डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज से बेटर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप टॉप 10 कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग कंट्रीज का रेटिंग देखें तो इंडिया 6th नंबर से जंप करके 2 नंबर पे आ गया। वहीं हमारा पड़ोसी चाइना सेकंड से स्लिप करके 3rd नंबर पे चला गया। तो क्या जो चाइना है वो किसी आर्थिक महामारी से जूझ रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर इंडिया के क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो हमारी क्रेडिट रेटिंग आज के डेट में इतनी अच्छी है कि हमारे यहाँ पे जो एफडीआई है वो अभी भी 2% के रेट से इंक्रीज हो रहा है। बट वहीं आप किसी भी आस पड़ोस के देश में अगर देख ले तो एफडीआई का ग्रोथ इतना नहीं है। तो ये जो अफवाह फैलाई जा रही है, ये जो बातें कही जा रही हैं कि हम आज के डेट में श्रीलंका जैसी एक इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें डराने के लिए और समाज में अराजकता और हिंसा फैलाने की एक कोशिश है। अगर यही ईमानदारी से मुझसे पूछा जाए कि सच में क्या इंडिया के सामने कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बोलूंगा कि हाँ है। और बिल्कुल इसका जो जवाब आपको देने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक्चुअल जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। देखिए, 2020 मार्च में हमारे कोविड-19 पेंडेमिक का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। उसके बाद से 2021 एंड तक ये पेंडेमिक का लॉकडाउन जो था ऑफ एंड ऑन चलता रहा। प्रोडक्शन एक्टिविटीज, मार्केट और कंज्यूमर्स अपने घरों में बंद थे। बिल्कुल एक्टिविटीज जो थी इकोनॉमिक बंद थी। इसके वजह से क्या हुआ, जो कंज्यूमर का डिमांड था वो तो स्टैक होता चला गया, बढ़ता चला गया, पर जो प्रोडक्शन है और जो रॉ मटेरियल आया करता था हमारे पास बाहर के देशों से, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, बिकॉज सेमीकंडक्टर का जो रॉ मटेरियल था वो आ ही नहीं पा रहा था। तो हमारे रॉ मटेरियल आए नहीं, हमारा प्रोडक्शन बंद है, लेकिन हमारा डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है।
जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म हुआ और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई, बाजार फिर से खुले, यही कंज्यूमर जो घर में बंद था अब सेचुरेट हो चुका था अपने डिमांड्स को लेकर, अपने नजदीकी मार्केट में गया और उसने अपने डिमांड्स कंज्यूम करने स्टार्ट कर दिए। कंजप्शन स्टार्ट हुआ, डिमांड रॉकेटिंग हाई लेवल पे पहुंच गया, जिसका प्रूफ मिलता है हमारी जीडीपी जो 2021 में थी वो प्री पेंडेमिक लेवल से भी ज्यादा थी। सारे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि यही रुका हुआ डिमांड था जिसके वजह से हमने बहुत बेटर परफॉर्म किया 2021 में। इस हाई डिमांड के वजह से आया डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखिए, जब डिमांड बढ़ता है ना किसी भी प्रोडक्ट या कमोडिटीज का, तो जो प्रोड्यूसर होता है उसका प्राइस बढ़ा देता है, बोलता है डिमांड ज्यादा है, प्राइस को ज्यादा कर दो। तो कंज्यूमर ने डिमांड करके रखा हुआ था, बढ़ा के रखा हुआ था, प्रोड्यूसर ने भी प्राइस बढ़ा दिया, इन्फ्लेशन बढ़ा। लेकिन फिर भी आरबीआई और गवर्नमेंट ने बोला कि हम किसी भी तरह से रेपो रेट या इंटरेस्ट रेट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिमांड और ये इन्फ्लेशन अच्छा है, क्योंकि इससे जो हमारी रुकी हुई इकोनॉमी थी ये एक्चुएट हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, डेवलपमेंट फिर से स्टार्ट हो जाएगा कंट्री में। बिल्कुल आरबीआई ने इंडिकेट कर दिया था आज के डेट में हमारा फोकस जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट है और इसीलिए हम किसी भी तरह से इन्फ्लेशन पे ध्यान नहीं देने वाले हैं। उसके बाद क्या हुआ, आया फरवरी और रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। अब देखिए, रशिया और यूक्रेन जो है वो कच्चे तेल का, गेहूं का, कॉर्न का, सनफ्लावर ऑयल्स का, जो रेयर मेटल्स हैं उनका, और इसके साथ साथ वो फर्टिलाइजर्स के बहुत बड़े सप्लायर है, लीडर्स हैं इन फील्ड्स में वो। तो जैसे ही उनके बीच में वार लगी, कच्चे तेल का सप्लाई, गेहूं का सप्लाई, कॉर्न का सप्लाई, फर्टिलाइजर का सप्लाई, सनफ्लावर ऑयल का सप्लाई, ये सब के सब डिस्टर्ब हो गए। ये रॉ मटेरियल का डिस्टर्ब हुआ और पेंडेमिक के वजह से ऑलरेडी हमारे बाकी रॉ मटेरियल्स के जो सप्लाई थे वो डिस्टर्ब थे ही थे। डिमांड बढ़ा हुआ है, रॉ मटेरियल आ नहीं रहे हैं, इसके वजह से रॉ मटेरियल्स का दाम भी बढ़ गया और इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये तब होता है जब रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाए। तो देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो हम झेल ही रहे थे, उसके साथ साथ आ गया रशिया और यूक्रेन के वार प्लस जो पेंडेमिक था उसके वजह से जो सप्लाईज रॉ मटेरियल की रुकी हुई थी उसके वजह से आ गया रॉ मटेरियल में डिमांड पुश इन्फ्लेशन। यानी अब हम दो तरफा इन्फ्लेशन से जूझने लगे। और जैसे ही ये फरवरी वाला रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ ना, आरबीआई की घंटियां बजी और मई महीने में उन्होंने क्या किया, ऑफ सीजन मीटिंग बुलाया। ये इमरजेंसीज के टाइम में ही किया जाता है कि ऑफ सीजन मीटिंग बुलाई जाती है और उसने रेपो रेट को रिवाइज कर दिया, 4 पॉइंट से 40 बेस पॉइंट बढ़ा के उसको 4.4 कर दिया। वापस वो जून में बैठे और उसके बाद उन्होंने बोला नहीं, इस रेट को और बढ़ाना पड़ेगा और इस बार 50 बेस पॉइंट से बढ़ा दिया और उन्होंने 4.40 से इसको 4.90 कर दिया। अब देखिए इसका क्या असर होता है मार्केट के ऊपर। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो इसका मतलब बोरोइंग बढ़ जाएगी। बोरोइंग का मतलब देखिए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप घर बनाने के लिए 10 लाख रुपए इकट्ठा करके बैठे थे, प्लस आपको एडिशनल 15 लाख रुपए लोन लेना था, 25 लाख में आपका घर बन जाएगा। जैसे ही रेपो रेट रिवाइज हुआ और बैंक बोरोइंग्स महंगा हो गया, आपके जो 15 लाख की बोरोइंग होगी उस पे आपको पता चल गया ईएमआई जो मेरी है वो ज्यादा लगने वाली है, मेरे पॉकेट का वेट बढ़ने वाला है और ओवरऑल सेटलमेंट अमाउंट जो होगा, यानी जो टोटल मैं पैसे दूंगा बैंक को वापस करूंगा इस 15 लाख का, वो अब ज्यादा होगा। तो इसके वजह से क्या होगा, आपको लगेगा, पहला झटका आपके दिमाग में आएगा कंफ्यूजन। और दूसरा जगह पे क्या होगा कि अब बोरोइंग के जगह पे जो डिपॉजिट्स होंगे, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स हैं, इस तरह के जो फंड्स होंगे आपको ज्यादा रिटर्न देंगे, क्योंकि अगर बैंक में पैसा जमा करेंगे तो उसका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। यानी अब खर्च करने के बजाय उस पैसे को बैंक में जमा करने में भलाई है, वो आपको ज्यादा रिटर्न देगा। तो आप बोलेंगे क्या कि ये 15 लाख रुपए उधार लेने से बढ़िया है कि जो मेरे पास 10 लाख रुपए है इसको बैंक में कुछ दिनों के लिए जमा करा दो और इसका हम इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा वसूल करेंगे, रेपो रेट बढ़ा हुआ है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि जहां आप 15 लाख रुपए लेकर के घर बनवाने वाले थे, आपने कर दिए 10 लाख रुपए बैंक में जमा कि मुझको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अब जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी को वो 25 लाख रुपए मिलने वाले थे, जिसको फायदा होने वाला था, उसका तो बिजनेस हो गया ठप। उस कंस्ट्रक्शन कंपनी से जिस रॉ मटेरियल सप्लाई, जैसे कि सीमेंट, बालू, सरिया, इन सभी छोटे छोटे दुकानदारों को बिजनेस मिलने वाला था, उन सभी को क्या हुआ, लॉस। और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, जो साइट पे जाकर के काम करते और उनको रोज का दिहाड़ी मिलता,
उनको बिल्कुल जॉबलेस बना दिया। और इसका कारण क्या है? इसका कारण बस इतना है कि आप जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाले थे अपने घर को बनाने में, आपने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं डिपॉजिट करूंगा, क्योंकि आज के डेट में जो बोरोइंग है बैंक से वो महंगा हो गया है, लोन लेना महंगा हो गया है। इस वजह से जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो डेवलपमेंट वर्क हैं आज के डेट में इंडिया में, वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। मार्केट में एक स्लोनेस आया हुआ है, जस्ट बिकॉज ये इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि पूरी की पूरी जो ओपोजिशन थी, जो जनता थी, वो पीछे बढ़ गई थी सरकार के, कि हमारे जेब के ऊपर प्रेशर पड़ चुका है। देखिए, मैं इसको गलत नहीं बोलता, इसको कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम किसी एक चीज को लेकर के सरकार को बिल्कुल नंगा कर देते हैं। बस इसके वजह से क्या होता है, लोग परेशान होकर के, सरकार परेशान होकर के क्या करती है, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जो कि एक्चुअली में कंट्री को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाले होते हैं, उनको विड्रॉ कर लेती है, क्योंकि उनको पता होता है भाई फ्यूचर में होगा क्या, फ्यूचर में हम वापस इनको समझा नहीं पाएंगे और ये हमें वोट आउट कर देंगे। देखिए, आरबीआई ने भी इस चीज को एको किया था। उसने फरवरी से पहले बोला था कि नहीं, हम इन्फ्लेशन पे ध्यान नहीं दे रहे, बढ़ता है तो बढ़ने दो, डेवलपमेंट हो रहा है, ये अच्छा साइन है। लेकिन वही फरवरी के बाद उसने बोला कि नहीं, अब डेवलपमेंट हमारा फोकस पॉइंट नहीं है, ये रेपो रेट बढ़ाओ, क्योंकि अब हम इन्फ्लेशन पे फोकस करना चाहते हैं। बिकॉज ये भी सच्चाई है कि इन्फ्लेशन अगर गैलोपिंग हो जाए, जैसा कि आज के डेट में श्रीलंका में है 54%, तो वो इमीडिएटली इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है। इमीडिएट, विद इन 3 to 4 months इन्फ्लेशन पूरी इकोनॉमी को तबाह कर सकता है। तो ये भी एक वाजिब स्टेप है। देखिए, मैंने आपको ये तो बतला दिया कि इन्फ्लेशन, रशिया यूक्रेन का वार, कोविड के वजह से जो हमारा रॉ मटेरियल का सप्लाई डिस्टर्ब हो गया था, ये सब एक बहुत बड़ा क्या बना चुके हैं, नीम की कड़वाहट घोल चुके हैं हमारी इकोनॉमी में। अब इस पे मैं करेला चढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, जो 29 मार्च बीता, उस दिन अमेरिका का ट्रेजरी यील्ड कर्व है वो इन्वर्ट हो गया। अब ट्रेजरी यील्ड कर्व क्या है ये आपको मैंने समझा रहा, ये टेक्निकल टर्म मेरे लिए छोड़ दीजिए, लेकिन इसका मतलब क्या है ये मैं समझाता हूं। अमेरिका का ट्रेजरी यील्ड कर्व जब भी 1955 के बाद इन्वर्ट हुआ है, तब अमेरिका में अगले 6 या 24 महीने के अंदर एक रिसेशन आया है, इकोनॉमिक स्लोडाउन आया है। और अब लोग ये बोल रहे हैं कि क्योंकि ये ट्रेजरी यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ है अमेरिका का, तो नेक्स्ट 6 से 2 साल के अंदर, यानी 24 महीने के अंदर कोई ना कोई रिसेशन अमेरिका में आने वाला है। अब इसका साफ मतलब है हमारा रॉ मटेरियल सप्लाई का प्रॉब्लम, जो कि कोविड के वजह से स्टार्ट हुआ और रशिया यूक्रेन के वजह से बढ़ गया, और उसके ऊपर से ये जो रिसेशन अमेरिका में आने की लोग आकलन अब लगा रहे हैं, जो संभावना जता रहे हैं, एक नया प्रॉब्लम, ये इतना जहरीला कॉकटेल बना है इकोनॉमिक फील्ड में, इतना जहरीला कॉकटेल इसको बोला जा रहा है कि इसको सही तरीके से बैलेंस करना और इकोनॉमी को सही तरीके से चलाना आज के डेट में इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज हो चुका है। देखिए, आपको हो सकता है मैं जो कहने जा रहा हूं वो बुरा लगे, पर सच्चाई यही है कि मोदी गवर्नमेंट इस सिचुएशन को मेंटेन कर पा रही है, इसीलिए उम्मीद है। वरना 2008 में भी एक ग्लोबल मेल्टडाउन आया था और उस समय में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर एक इकोनॉमिस्ट था, एक अर्थशास्त्री था। क्यों नहीं बचा लिया देश को ग्लोबल मेल्टडाउन से? भाई, आप तो इकोनॉमिस्ट थे। लेकिन उसका मिसमैनेजमेंट भी ऐसा किया कि 2014 तक आते आते आम जनता की हालत इतनी खराब हो गई थी महंगाई से कि उन्होंने उसके बाद बोला कि नहीं, ये हमारे लिए सही नहीं है, हमारे कंट्री के लिए सही नहीं है। नो डाउट आज के डेट में भी चीजों के दाम बढ़े हैं, मेरे भी पॉकेट पे प्रेशर बढ़ा है, बट कहीं ना कहीं उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। उस समय में ये इन्फ्लेशन 12 से 12.5% तक चला गया था, ये अभी भी इन लोगों ने 7% तक मेंटेन करके रखा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप डेटा उठा के रखे देख लीजिए। अगर गलती से इसी जगह पे पप्पू अगर हमारे प्रधानमंत्री होते तो अब तक चीख के लेट गए होते कि हमसे ना हो पाएगा मम्मी। देखिए, ग्लोबल बेसिस पे अगर कोई घटना होती है ना, तो उससे अपने आप को बचा पाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि हम ग्लोबली इंटीग्रेटेड हैं। ये प्रेशर हम भी फील कर रहे हैं, यही प्रेशर चाइना में भी है। वहां पे आज की डेट में रोजमर्रा की चीजों का दाम 21 महीनों के रिकॉर्ड हाई पे है। यही हाल जर्मनी का है, यही हाल जापान का है। और आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं, आप डेटा को बिल्कुल जाकर के
देख करके इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है। तो उम्मीद है कि अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर लिया होगा मेरे चैनल को, और इसी तरह से आप मेरे चैनल को देखते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए। मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूं और 2 दिन के बाद आपसे मिलता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।